Hello students, welcome back. So we'll continue the concepts of the very first chapter. So far we have seen that how we can classify a matter based on its physical properties and chemical properties. Now we'll see how we can measure those properties. तो उन properties को measure करने के लिए there are certain units or the way to define the units, and it is based on a standard system. So in that SI unit there are 7 basic units which we call as base units. So all the physical parameters can be derived by using these 7 base units. Okay, so these base units are, I have abbreviated them as METTL, METTALL. So these units are M for mass, E is for electric current, T is for time, and T is for temperature, A is for amount of substance, L is for luminous intensity as well as it is for length. तो इन 7 बेस यूनिट्स को यूज करके हम बाकी सभी फिजिकल पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं और डिराइव कर सकते हैं. तो जैसे कि मास के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम. फॉर द इलेक्ट्रिक करंट वी हैव एम्पियर, सिंबल इज A. टाइम के लिए वी हैव सेकेंड. टेम्परेचर इज मेजर्ड इन केल्विन. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला. एंड लेंथ इज इन मीटर्स. ठीक है, तो by using this particular abbreviation as METTL you can remember what are the 7 base units, and these are the SI units, है ना. So kilogram is the standard unit for measuring mass. Likewise meter is a standard unit for measuring a length. ठीक है, क्योंकि as we know there are many scales which can be used to measure a length. Okay, so there is inch scale, meter scale, centimeter scales. So these scales, to bring everything together to a single platform, we need these base units. ठीक है, और इन्हीं base units को use करके हम जो units दूसरी parameters define करते हैं उनको हम बोलते हैं derived units. For example, say I am saying frequency. Frequency की definition क्या है? It is number of cycles in 1 second. So it is cycles per second. So the unit is second inverse. Okay, और इस unit के लिए हम जो word use करते हैं वो है hertz. This. So hertz एक derived unit है और उसके लिए base unit क्या है? Second inverse. Just like this you can define area also. Area is basically multiplication of two sides, two lengths, है ना. तो एरिया के लिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, वेयर मीटर इज द बेस यूनिट एंड एरिया का यूनिट विच इज मीटर स्क्वायर इज द डिराइव्ड यूनिट. सो लाइक दिस यू कैन डिफाइन वेरियस यूनिट्स यूजिंग दीज 7 बेस यूनिट्स. डेंसिटी यू कैन डिफाइन. डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास इज इट kg. वॉल्यूम के लिए ऐसा यूनिट क्या है? सपोज अगर मीटर क्यूब आप ये ले रहे हो तो kg मीटर क्यूब इज द डिराइव्ड यूनिट फॉर डेंसिटी. ठीक है, सो लाइकवाइज यू कैन डिराइव मेनी यूनिट्स फ्रॉम द बेस यूनिट्स. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स विच नीड टू बी डिफाइंड राइट नाउ, क्योंकि वो पैरामीटर्स हम थ्रू आउट द चैप्टर और आगे कॉन्सेप्ट्स में यूज करेंगे. सो लेट अस सी सम ऑफ द फ्यू फिजिकल पैरामीटर्स. The first one we are going to discuss is the difference between mass and weight. ठीक है, अब आपने बहुत बार सुना होगा कि on the moon there is a weightlessness, है ना. You have never heard about masslessness. So first thing we are discussing is mass versus weight का difference.
सो वेट इज बेसिकली इट इज अ फोर्स, है ना। तो जहां पर ग्रेविटेशन जीरो है वहां पर वेट जीरो है ना। तो अर्थ पर ग्रेविटी है इसलिए यहाँ पर वेट है, मून पर ग्रेविटी नहीं है, जी इज जीरो, इसलिए कोई फोर्स नहीं लग रहा सब्सटेंस पर जो भी, इसीलिए हर चीज फ्लोट कर रही है वहां पर, तो कोई फोर्स नहीं है, तो यानी वेटलेसनेस है। बट मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मास एक कांस्टेंट आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस है, यानी अगर किसी चीज का मास 50 kg है, इट विल रिमेन 50 kg, बट वेट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट स्पेस जहां पर हमने मेजर किया है, ठीक है। सो लाइकवाइज देयर इज अनदर यूनिट फॉर टेम्परेचर, एज आई सेड केल्विन जो है ऐसा यूनिट है, बट केल्विन के अलावा टेम्परेचर की और भी यूनिट्स हैं, ठीक है। द अदर यूनिट्स आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट। और ये सभी यूनिट्स, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल के, दिस इज डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज फ़ारेनहीट। सो दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, बट एसआई यूनिट क्या है, केल्विन इज द एसआई यूनिट, ठीक है। तो सपोज इफ यू हैव 3 kinds of thermometers, first, second and third thermometer. So if this is my C, the measured in Celsius, this is my Fahrenheit, this is my Kelvin. तो सबसे छोटी यूनिट मुझे सेल्सियस में मिलेगी, then Fahrenheit and then Kelvin. And let us see how do we convert these into each other. So केल्विन के लिए हम सेल्सियस में 273.15 ऐड करते हैं, देयर इज अ कांस्टेंट नंबर व्हिच इज एडेड इन डिग्री सेल्सियस वैल्यू टू ऑब्टेन द वैल्यू इन केल्विन, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है कि केल्विन इज नेवर जीरो, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एब्सोल्यूट स्केल फॉर टेम्परेचर, ओके। सो केल्विन इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेयर एज यू नो कि डिग्री सेल्सियस जैसे कि -20 डिग्री सेल्सियस भी डिफाइंड है, तो यानी सेल्सियस नेगेटिव में जा सकता है बट केल्विन नेगेटिव में कभी नहीं जाता। और जो 0 केल्विन टेम्परेचर है दैट इज एब्सोल्यूट जीरो, है ना, दैट इज देयर। तो इसको अगर हम डिग्री से ही रखें तो फ़ारेनहीट, डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड टू फ़ारेनहीट एंड द रिलेशनशिप इज so whatever is the value in C, Fahrenheit will be 9/5 of C plus 32. Okay, so this is the way you can convert a SI unit into different other units. और usually जब हम measurements करते हैं या calculations करते हैं, Kelvin is used until unless degree Celsius has been defined or it has been given, you have to convert it into a Kelvin scale, ठीक है, because वो SI unit है। Now next comes density or the amount of substance, let us say. इसके लिए ऐसा यूनिट क्या बताइए अभी आपको, इट इज मोल। तो अमाउंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, है ना, किसी भी चीज का क्या अमाउंट है इसका मतलब उसके कितने नंबर्स हैं, ठीक है। सो इफ आई वांट टू से the amount of molecules, it is the number of molecules. So mole is basically it is a number, जैसे कि dozen is a number. dozen का मतलब है when you are grouping 12 things together it is called 1 dozen. So mole के केस में भी जब आप एवोगैड्रो नंबर इतनी आइटम्स को कंबाइन करते हैं यानी इतने पार्टिकल्स, तो बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। सो मोल इज जस्ट अ नंबर, और क्या नंबर है, एवोगैड्रोस नंबर। इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज Na. A इज द सबस्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम वो सभी फिजिकल पैरामीटर्स को जो हमारे मैटर को डिफाइन करती हैं, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस लुक मोर इनटू द नंबर्स एंड द रिप्रेजेंटेशन।
तो नंबर्स जैसे कि अभी हमने देखा बहुत बड़े नंबर्स भी हैं, बहुत स्मॉल नंबर्स भी हैं, तो हर नंबर को एक सही फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारी केमिस्ट्री में या साइंस में इन जनरल बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जो कि जैसे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो गया जिस 10⁻31 kg है ना, तो ऐसे स्मॉल नंबर्स और जैसे एवोगैड्रो नंबर ऐसे लार्ज नंबर विच इज 10⁻23, इन सभी नंबर्स को एक सेम काइंड ऑफ नोटेशन देने के लिए देयर इज अ टर्म डिफाइंड एज साइंटिफिक नोटेशन। तो चाहे नंबर कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, आप उसे साइंटिफिकली डिनोट कर सकते हैं। तो इसकी सिंपल नोटेशन है A.BCD वॉट एवर इंटू 10⁻n, ठीक है, इस तरीके से नोटेशन है। और ABCD मैंने क्यों लिखा है? ABCD का मतलब है बेसिकली कि ये कोई एक नॉन जीरो नंबर है ना, A इज नॉट जीरो, कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है ये एक नंबर है, तो अगर आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना पड़ेगा तो आपको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर तक जाना है, ठीक है। तो आप डेसिमल को यू विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, यू विल राइट 1.0542 एंड सिंस यू हैव शिफ्टेड द डेसिमल टू द लेफ्ट तो आप 10 की पावर 1 लिखेंगे इसको। तो ये जो 1 है यानी ये जो n है, n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट, ठीक है। और याद रखने के लिए कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा, लेट अस डू वन मोर। अगर ऐसा है तो डेसिमल को आपको फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखना है। फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 1, तो यानी आपको 1 और 2 पोजीशंस टू द राइट मूव करना है। तो आप क्या लिखेंगे 1.0542, और क्योंकि आप राइट मूव कर रहे हो इट विल बी 10⁻⁻2, तो एक्सपोनेंट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, इट इज -2। तो सिंपल फॉर्मुलेशन इसका कैसे होगा, इफ यू आर मूविंग टू द राइट द पावर विल बी नेगेटिव, इफ यू आर मूविंग द डेसिमल टू द लेफ्ट इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आप जहां पर डेसिमल है अगर आप उसको राइट साइड मूव कर रहे हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई फ्यू मोर नंबर्स। अगर ये नंबर है तो मैं कहां जा रही हूं 1 2 पोजीशंस, ठीक है, एंड टू द लेफ्ट, लेफ्ट यानी पॉजिटिव, यानी 2.5463 टू 10⁻2 क्योंकि 2 पोजीशंस मूव करा है, ठीक है। अनदर 0.0046, इसका साइंटिफिक नोटेशन क्या होगा, डेसिमल को 1 2 3 पोजीशंस मूव करा है टू द राइट, राइट मीन्स नेगेटिव, तो 4.6 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन को हम इन जनरल रिप्रेजेंट कर सकते हैं A.BCD एंड सो ऑन इंटू 10⁻n। n पॉजिटिव होगा अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं और नेगेटिव होगा अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर रहे हैं, और नेगेटिव इफ यू आर मूविंग टू द राइट साइड, ठीक है। तो ऐसे ही आप किसी भी स्मॉल या बिग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू रिप्रेजेंट a number into a scientific notation. Now the next important topic comes the significant figures, है ना। उसका मतलब क्या है significant figures का? Suppose मेरे पास एक सिंपल स्केल है जो हमारी जो बैटरी बॉक्स में निकलता है, इसमें क्या है जो बिग marks हैं, those are 1 centimeter apart and there is a small division which says 1 mm apart, ठीक है। तो the minimum count which or minimum length that I can measure using this scale is 1 millimeter, ठीक है। तो 1 millimeter का minimum length मैं
इस स्केल से मेजर कर सकती हूँ, राइट। तो सपोज इफ आई वांट टू मेजर 2.56 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं 2 सेंटीमीटर 0.5 तक भी जा सकती हूँ, बट ये मेजर नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि आई कैन मेजर 2.5 एंड 2.6, ये मेरे इस स्केल की लिमिट है, ठीक है। तो इसका मतलब 2.56 में कभी मेजर नहीं कर पाऊंगी, दिस इज द लिमिट ऑफ द स्केल। तो यानी जो नंबर ये स्केल मुझे रिप्रेजेंट करेगा उसमें जो लास्ट सेकंड डेसिमल पे नंबर है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, ईदर इट इज गोइंग टू बी 2.5 और 2.6, इट कैन नॉट बी इन बिटवीन द टू। तो जो सेकंड डेसिमल का सिग्निफिकेंस है वो मेरा इनसिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा, यानी वो मेरा प्रिसाइज नहीं होगा, वो मेरा करेक्ट नहीं होगा नंबर, ठीक है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। और ऐसे ही हर स्केल का एक सिग्निफिकेंस है। अगर आप एक इंच टेप ले रहे हैं, आप उसमें 1 mm नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि वहां पर 1 इंचेस इज इक्विवेलेंट टू 2.54 सेंटीमीटर्स, है ना। तो वहां पर सेकंड डेसिमल का सिग्निफिकेंस है, बट इस स्केल में नहीं है। तो इसी तरीके से हर नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक इंस्ट्रूमेंट हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो जो सबसे लास्ट की जो डिजिट होती है उसमें सबसे ज्यादा एरर्स होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इनसिग्निफिकेंट डिजिट होती है ना, उसमें प्लस माइनस के वेरिएशंस होते हैं। तो इसीलिए हम वहां से डिफाइन करते हैं हर इंस्ट्रूमेंट का एक सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट वैल्यू जो वो रिटर्न करता है। अब इस सिग्निफिकेंट वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट वैल्यूज है ना। फर्स्ट डेसिमल तक है, सेकंड डेसिमल तक है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसमें हम बताते हैं कि कितने नंबर्स तक हमारा जो है करेक्ट है आंसर, उसके बाद की जो भी डिजिट है वो इनकरेक्ट हो सकती है, उसमें कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर को लाइक दिस 0A 0.0B 0, ठीक है। ये एक जनरल नोटेशन है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी नॉन जीरो से पहले 0 है, नॉन जीरो के बाद 0 है, डेसिमल से पहले 0 है, डेसिमल के बाद 0 है, फिर लास्ट में 0 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमारा मोटिव ये बताना है कि कब कब हम 0 एज अ नंबर को कंसीडर करेंगे कि वो एक सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 0 1 2 4 एज अ नंबर, ठीक है, देन दिस 0 इज नॉट काउंटिंग, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 124 भी इसको लिख सकती हूँ। तो नंबर ऑफ डिजिट्स जो सिग्निफिकेंट है वो है 1 2 एंड 3। तो दिस नंबर हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो 0 है ये मैं काउंट नहीं करूंगी। देन फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज काउंटेड, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 को काउंट किया। देन सपोज इफ आई एम राइटिंग 0 1 24 0, ठीक है, एज आई नो ये तो काउंट नहीं होगा, बट क्या ये 0 काउंट होगा? नो, ये 0 भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें 1 2 3 वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। दिस 0 इज नॉट काउंटेड, बट इफ आई एम राइटिंग इट एज 1 2 4 0 डेसिमल, तो डेसिमल लगाने की वजह से ये 0 का एक सिग्निफिकेंस हो गया, क्योंकि वो ये बता रहा है कि इसके बाद भी जो नंबर है उसमें अनसर्टेनिटी है, दिस इज नॉट द लास्ट नंबर। तो यानी इसको काउंट करेंगे तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4। तो यानी when there is a dot you consider this, okay। ऐसे ही 0 1 2 4 0.0, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नॉट कंसिडर्ड, दिस इज कंसिडर्ड, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड, क्योंकि ये बता रहा है कि डॉट 0 है या डॉट 1 है या डॉट 5 है ना। तो डॉट के बाद के नंबर का एक महत्व है,
सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो यानी दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड। देन नॉन जीरो इज ऑलवेज कंसिडर्ड। देन दिस इज अ लास्ट नंबर, यानी मान लीजिए 100.010 ऐसा कुछ नंबर है आपके पास, तो ये तो कंसीडर होंगे ही क्योंकि ये इन बिटवीन जीरोस हो गए। ये भी कंसीडर होगा, ये भी, और ये कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, तो यानी दिस इज नॉट कंसीडर्ड, द लास्ट जीरो इज नॉट कंसीडर्ड। सो इस केस में क्या होगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर को इसी तरीके से एनालाइज करेंगे। हम किसी भी नंबर को इसी तरीके से लिखेंगे और देखेंगे कि जीरो के पोजीशंस क्या है। ठीक है, तो जीरो अगर पहले है तो कंसीडर नहीं होगा, अगर लास्ट में है तो कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, और अदरवाइज इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड। अगर डेसिमल से पहले है, डेसिमल के बाद है, तो वो हमेशा कंसीडर होगा। ठीक है, now apart from this significant figures there is a way how you add two different significant numbers और scientific notations ऐड करना, या जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लगा रहे हैं, जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया या फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। सो देयर आर सर्टेन रूल्स टू इट। सो लेट अस सी व्हाट आर द रूल्स टू ऐड और सब्ट्रैक्ट टू डिजिट्स। ठीक है, ताकि उनका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो चेंज ना हो। सो नाउ वी आर डूइंग रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इसके रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि जितने भी हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद की डिजिट्स देखनी है हमें। सो लेट अस कंसीडर 0.154 plus 1.25 plus 3.0 का अगर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं। 3 डिजिट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 डिजिट्स। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो जो मेरा आंसर होगा, क्या आंसर होगा इसका? ये इसका एडिशन है अगर। ठीक है, तो ये एडिशन क्या कहता है कि जो सबसे छोटा डिजिट है यानी 1, तो देयर शुड बी 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, यानी सिर्फ ये कंसीडर होगा और बाकी सबको हम ड्रॉप कर देंगे। तो आंसर वुड बी 4.4। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स out of all the numbers being added is considered for the final answer when we are doing addition and subtraction. Then again there is another rule for multiplication and division of two significant numbers. And what does it say? Here it considers कि वो नंबर जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या था? एडिशन सब्ट्रैक्शन में देयर वाज मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड नाउ देयर इज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सपोज वी आर डूइंग 2.0 multiplied by 1.25। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है? इट हैज 2 significant figures and this has 3 significant figures. तो इन दोनों में से this number has the 2 significant figures, so my answer will also have 2 significant figures only. ठीक है, so 2 into 1.25 is basically 2.50 और 2 significant figures में my answer will become 2.5. I will have to drop 0. ठीक है, so my answer for this
expression will be 2.5 and not 2.50. ठीक है. So this is a rule how you add, subtract, multiply and divide given two multiple significant figures. So there are different rules that you need to remember. For addition, subtraction, it is the number of digits. For multiplication and division, it is the number of significant figures. जो भी लो है हमें लो को ही कंसीडर करके अपना आंसर रिपोर्ट करना है. ठीक है. So far I hope you have understood the meaning of significant figures and how you apply to calculate the number of significance a given digit has. और किसी भी नंबर में हम मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाकर एक फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर्स में कैसे रिपोर्ट करेंगे. So with this I will stop. There is a set of questions that you can attempt to define your understanding regarding this topic. We will come up with the next topic very soon. Stay tuned and you can write to me if you find any difficulty. Thank you very much.